आज हम पढ़ेंगे डार्विनवाद के बारे में। डार्विनवाद एक सिद्धांत है जो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जिसका क्या नाम है? डार्विनवाद। ये डार्विनवाद जो है लैमार्क या डार्विन में से कोई एक आता है बायोलॉजी में, लॉन्ग में आएगा और ये लास्ट वाले चैप्टर का है शायद जेनेटिक्स का। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है ये और आएगा ज़रूर 100%। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कल हमने लैमार्क के बारे में पढ़ा था, आज हम डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। चार्ल्स डार्विन जो पूरा नाम था उनका, उन्होंने जैव विकास के संबंध में प्राकृतिक वातावरण में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। अब उस सिद्धांत का क्या नाम है? डार्विनवाद। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। पहले पढ़ेंगे हम जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता। जीवों में, ये तो सभी को पता है कि जो जीव होते हैं वो इंसानों से, मतलब हम भी जीव हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं बेसिकली वो हमसे ज़्यादा अपने संतान उत्पन्न करते हैं। उनके अंदर जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो हमसे ज़्यादा होती है। इसकी पहली हेडिंग यही है नीलम, बेसिकली ध्यान दीजिएगा। जीवों में संतान उत्पन्न की प्रचुर क्षमता, ये इसकी पहली हेडिंग है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो इंसानों से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इंसानों से कोई कोई तो बहुत ज़्यादा करोड़ों में पैदा करता है। जैसे एक मादा एस्कैरिस होती है, एस्कैरिस कहते हैं केचुए को, उसका वैज्ञानिक नाम है एस्कैरिस। एक मादा एस्कैरिस होती है, वो साल की 2.5 करोड़ अंडे देती है। सोचो 2.5 करोड़ बच्चे होते होंगे, 2.5 करोड़ बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है उसकी, मादा एस्कैरिस की। तो बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता, उनमें क्षमता जो होती है वो हमसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हम इंसान हैं और वो जानवर हैं। उसके एनिमल या कैटेगरी के आते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं शीप। देखी होगी आप लोगों ने नदियों में, कहीं वो शीप होती नहीं है, सफ़ेद सफ़ेद शीप देखी होगी नदियों में आपने। तो वो शीप जो होती है 10 लाख बच्चे पैदा करती है एक बार में, और साल में कई दफ़ा देती है वो। और बेसिकली बच्चे नहीं होते, अंडे होते हैं, उन सभी अंडों में से बच्चे निकलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि 10 लाख अंडे इसके निकल रहे हैं, मादा एस्कैरिस के 2.5 करोड़ मायने रखता है। 2.5 करोड़ अंडे निकलते हैं। तो हम ये देखेंगे कि 2.5 करोड़ अंडों में से कितने जीवित रह जाते हैं, और 10 लाख सीप जो बच्चे पैदा करती है उसमें से कितने रह जाते हैं। अगला आता है जीवन संघर्ष। जाहिर सी बात है, जीवन जीने के लिए हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो इंसान हुआ या जानवर हुआ। जिंदगी जीने के लिए भी, वो कहते नहीं कि जिंदगी तो कुत्ता भी काट कर जी जाता है या जानवर भी जी लेते हैं। कुछ अच्छा करने के लिए इंसान बनना पड़ता है, इसीलिए हम लोग इंसान हैं। और यही मेरे ख्याल से डिफरेंस है इंसानों में, जानवरों में और इंसानों में। तो आता है जीवन संघर्ष। प्राणियों को भोजन, प्रकाश एवं सुरक्षित आवास की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी प्राणी होगा, कोई भी जीव होगा, उसे जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसे आवास की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अनुकूल वातावरण की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वर्षा हो रही है और बहुत तेज़ी से शीपियाँ हैं तो वो बह नहीं जाएंगी, उसमें वो नहीं होनी चाहिए उस टाइम। अनुकूल मतलब कि उसके अकॉर्डिंग हो। जैसे हम चाह रहे हैं कि जैसे पोलर बियर है, आपने देखा होगा वो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है पोलर बियर, तो वो इधर के वातावरण में नहीं रहेगा, वो -डिग्री टेम्परेचर पर रहता है। कितना माइनस होता है ये उसको पता है, उसे कितना ठंडा चाहिए। फिलहाल माइनस में ही उसे टेम्परेचर चाहिए जीवित रहने के लिए। उसकी बस की बात नहीं है यहाँ आकर के नॉर्मल टेम्परेचर पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर ले, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, उससे मर जाएगा बहुत आसानी से। पोलर बियर को जीवित रहने के लिए अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग वातावरण चाहिए होता है, ये उसकी खास क्वालिटी है पोलर बियर की। हाँ, एक तरीके भालू होता है, सफ़ेद कलर का भालू होता है जो बर्फों में पाया जाता है, उसे कहते हैं पोलर बियर। क्या था कि जीवन संघर्ष, प्राणियों को भोजन, प्रकाश एवं सुरक्षित आवास की आवश्यकता होती है, और प्राणियों में स्पर्धा बढ़ रही है, इससे जीवन संघर्ष कहते हैं। और यही क्या है? जीवन संघर्ष है। जीवन संघर्ष भी कई तरीके होते हैं, कुछ जातीय संघर्ष होते हैं, कुछ अंतर जातीय संघर्ष होते हैं, वातावरणीय संघर्ष होते हैं। मतलब कुछ लोग अपने जाति के लोगों से संघर्ष करते हैं जीने के लिए, मैं रहूँगा इस तरह से कहते हैं। कुछ लोग अंदर ही आपस में लड़ते हैं, भाई भाई लड़ जाते हैं आज की डेट में कि मैं रहूँगा इस घर में, मैं रहूँगा तुझे वहाँ मिल जाएगा, ऐसा वैसा करते हैं, वो अंतर जातीय आता है। कुछ आता है वातावरणीय संघर्ष, जो वातावरण से संघर्ष करते हैं। जैसा अभी मैंने बताया था, पोलर बियर का एग्जाम्पल दिया था, वातावरण से संघर्ष करते हैं। गर्मी ज़्यादा तब भी सह रहे हैं, ठंड ज़्यादा तब भी सह रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है सह नहीं मिलता तो मर जाते हैं। वो भी एक तरीके का क्या होता है? वातावरणीय संघर्ष होता है, समझ रही हो। उसके बाद आता है विभिन्नताएं तथा इसकी वंशागति। विभिन्नताएं और इसकी वंशागति क्या होती है कि प्रकृति में प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए विभिन्नताएं होती हैं, सभी में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं, और ऐसे जीव
जिसमें विभिन्नताएं वातावरण के अनुसार नहीं होती हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब जो जीव होंगे उनमें जो विभिन्नताएं होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होंगी, वातावरण के। और अगर वातावरण के अकॉर्डिंग ना होंगी तो जाहिर सी बात है मर जाएंगे, वे जीवित नहीं थे। अनुकूल के कारण उत्पन्न होती, वे जीवित रहते हैं। और हानिकारक विभिन्नता वाले जीव जो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये विभिन्नताएं संतानों में वंशागत ही हो जाती हैं। अच्छा, उन्होंने मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप में विभिन्नताएं लाए वो, अब वो विभिन्नताएं स्थायी हो गई और अब उनके बाद उनके बच्चों में वही विभिन्नताएं आने तो वो वंशागत हो गई। तो विभिन्नताएं और वंशागत इसी को कहते हैं कि पहले तो उन्होंने अपने आप को वातावरण के अनुसार चेंज किया, चेंज किए रहते रहते तो पता ये चला कि उनके जो बच्चे हुए, जो उन्होंने विभिन्नता की वो उन बच्चों में पाई गई स्थायी रूप से, तो वो क्या हो गई, वंशागत हो गई जो विभिन्नता थी। अब इनमें से कुछ लाभदायक विभिन्नताएं होती है, कुछ हानिकारक होती हैं। लाभदायक वाले तो बच जाते हैं, लेकिन जो हानिकारक विभिन्नताएं होती हैं वो जीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगला आता है योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम मतलब जिसके अंदर क्षमता हो, जिसके अंदर योग्यता हो जीवित रहने की, बस वही जीवित रहेगा, सब जीवित नहीं रहेंगे। जिसके अंदर जीवित रहने की क्षमता होगी वही जीवित रहेगा, सब जीवित नहीं रहेंगे, बहुत से मर जाते हैं, ये आपको भी पता है। जीवन संघर्ष में वे ही जीवित रहते हैं जो वातावरण के लिए अनुकूल होता है एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके स्वयं को अधिक अनुकूल बना लेता है। जो जीव स्वयं को अनुकूलित कर पाते हैं वे सीख, जो जीव स्वयं को अनुकूल कर लेते हैं वो तो जिंदा रह जाते हैं, और जो स्वयं को अनुकूल नहीं कर पाते हैं वो मर जाते हैं। ये था इसमें। अगला आता है प्राकृतिक चयन। अच्छा, प्रकृति भी उन्हीं लोगों को चयन करती है जो रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। और प्रकृति जो चुनौती होती है वो ईश्वर की खूबसूरत लड़की होती है। अब वो उस खूबसूरत लड़की का हाथ उसी के तो हाथ में देगा जो काबिल होगा, कल बताया था, उसी के हाथ में तो देगा होगा जो काबिल होगा। तो ऐसा जानवरों के साथ भी होता है, ऐसा जीवों के साथ भी होता है कि प्रकृति उसी को चुनती है जो जीवित रहने के लायक होता है, या जिसके अंदर क्षमता होती है वातावरण से लड़ने की, वो जीवित रहता है, उसका प्रकृति चयन करती है। जैसे डार्विन ने ऐसे प्राकृतिक चयन कहा है इस चीज को। नई जातियों की उत्पत्ति। अच्छा, इसके अनुसार फिर नई जाति भी उत्पन्न हो जाती हैं। नई जातियां कैसे उत्पन्न होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि डार्विन के अनुसार विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती हैं, वंशागत होती हैं। साथ ही साथ संतानों में कुछ विशेष लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। जो विभिन्नताएं होंगी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं, उनमें स्थायी रूप से आ गई, तो जो कुछ नए लक्षण उनमें दिखाई दे रहे हैं जो वंशागत हुए थे, जो उनमें नए लक्षण, तो वो नई जातियां होंगी, जाहिर सी बात है। तो कुछ पीढ़ियों के बाद लक्षणों की विभिन्नताओं की वंशागति स्थायी हो जाती है, जाहिर सी बात है। 2-3 पीढ़ियां हुई, कभी कभी ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है, किसी जीव का, तो 2-3 पीढ़ियां हुई कि 4 बच्चे हुए, 4 में से 2 का हाथ नहीं है, 2 का है, 3 का नहीं है, 4 का है, इस तरह से 4-5 बच्चे हुए। कभी 3-4 पीढ़ियों के बाद एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर सभी के वही लक्षण होंगे जो वंशागत हुए थे, नहीं होंगे किसी के भी हाथ, ये होता है। तो वो जब स्थायी बन जाता है वो कैरेक्टर, जब वो वंशागत होकर के स्थायी बन जाती है, तो उसी को कहते हैं कि ये नई जाति उत्पन्न हो गई, वही वंशागत हो गई, वंशागत हो गई, आगे बढ़ी, अब स्थापित हो गई, मतलब वो होना ही होना है। अब जिंदगी में कभी भी बच्चे पैदा होंगे तो वैसे ही होंगे जो स्थापित हुई है, वहाँ पर स्थायी हुई है, जो कैरेक्टर स्थायी हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे पैदा होंगे। तो ये हो गए नई जाति की उत्पत्ति हुई डार्विन के अनुसार। तो ये कुछ बातें थी जो डार्विन ने अपने सिद्धांत में बताई थी, जिसे हम लोगों ने अभी स्टडी किया था। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ गई होगी। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे से जो भी गलतियाँ हुई होंगी, ज़ाहिर है मेरे से गलतियाँ ज़रूर हुई होंगी, क्योंकि अभी मैं इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ कि बहुत ही सटीक आपको समझा पाऊँ। और उम्मीद करता हूँ अगर आपको 5% भी मेरा समझ में आ जाता है तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूँ कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। थैंक यू।